नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। तो आज सबसे पहले बात होगी आतंकवाद की। इसलिए नहीं कि आज डोडा से 4 जवानों की शहादत की खबर आई है, बल्कि आतंकवाद की बात सबसे पहले इसलिए क्योंकि पिछले 78 दिनों में 11 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। आतंकवादियों के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर होगी दिल्ली से, जहां केदारनाथ मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड में इसका विरोध शुरू हो गया है। इस बीच सीएम धामी दिल्ली में मंदिर का भूमि पूजन भी कराए। उत्तराखंड सरकार धाम और मंदिर में फर्क बता रही है, तो संत महंत और शंकराचार्य इसे आस्था पर पहाड़ कह रहे हैं। पूरी खबर होगी विस्तार से। अगली खबर में बात होगी जासूसी की, यानी पेगासस की। इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके फोन टेपिंग का आरोप लगाया है। लेकिन आज खबर सिर्फ जीतू पटवारी की जासूसी की नहीं होगी, बल्कि आज विस्तार से बात होगी उस पेगासस के जिन्न की जो हर सरकार में बाहर निकलता है। और अगली खबर में बात होगी बाघों की। मध्य प्रदेश सरकार अपने टाइगर स्टेट का तमगा बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है, हम आपको बताएंगे। कल बुधनी में एक बाघ की मौत हुई थी और 2 शावक घायल हुए थे। आज उन्हें बचाने के लिए रेल से कितनी मशक्कत की गई, रेल रेस्क्यू क्या होता है, हम आपको आगे बताएंगे। अगली खबर खुले पैनल से जुड़ी हुई है। बारिश में खुले ट्रांसफार्मर लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं। विस्तार न्यूज़ की टीम ने रायपुर में बिजली विभाग की लापरवाही की तस्वीरें कैद की हैं, जो हम आपको दिखाएंगे। और आखिर में बात होगी शेयर बाजार की, जो इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखा रहा है। शेयर बाजार ने फिर नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इसके पीछे क्या है वजह और ये तेजी कब तक जारी रहेगी, तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आपका अपना शो द एडिटर शो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले थम नहीं रहे। पिछले 15 दिनों में चौथा बड़ा हमला हुआ है, जिसमें सेना के कैप्टन सहित 4 जवान और एक पुलिस सिपाही की जान गई। ये हमला डोडा जिले में जंगल में छिपे आतंकियों की तलाशी के दौरान हुआ। सुरक्षा जवानों पर लगातार हो रहे हमलों ने एक बार फिर साबित किया है कि सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण आतंकियों के पैर उखड़ रहे हैं और वो अपनी बौखलाहट में जवानों पर ही सीधे हमले कर रहे हैं। इन हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा बल नई तकनीक और नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। देखिए लगातार हो रहे हमले और उससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों की रणनीति पर हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने के अंदर आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बीते कुछ दिनों में जम्मू रीजन आतंकियों के निशाने पर है। कुछ दिन पहले ही सेना के 5 जवानों की शहादत हुई थी और अब एक बार फिर डोडा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 और जवान शहीद हुए हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 10 दिनों में चौथा बड़ा आतंकी हमला है। 7 जुलाई 2024 को राजौरी में एक सैनिक घायल हुआ। 8 जुलाई को कठुआ में 4 जवान शहीद हुए, 6 घायल हुए। 10 जुलाई को उधमपुर में कोशिश नाकाम रही। 16 जुलाई को डोडा में 4 जवान शहीद हुए। एक के बाद एक इन आतंकवादी वारदात से पूरी कश्मीर घाटी और जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आपको बीते 1 महीने का भी आंकड़ा बताते हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आतंकियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। 9 जून 2024 को शिवखेड़ी जम्मू में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। 11 जून 2024 को कठुआ में छिंदवाड़ा के कबीरदास उइके की शहादत हुई। 12 जून 2024 को डोडा में 2 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 5 जवान शहीद हुए, 1 एसपीओ घायल हुए। 26 जून 2024 को डोडा में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इन बढ़ते हमलों के पीछे क्या वजहें हैं, वो समझिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की चालबाजी, कश्मीर के लोकल संगठनों के भीतर घात के अलावा राजनीतिक दलों की भूमिका भी संदिग्ध है। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ खास करने में सफल नहीं हो रहा है। 9 जून को केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से हमले बढ़े हैं और आतंकी कुछ इलाकों में जवानों की कमी और पेट्रोलिंग में कमी का भी फायदा उठा रहे हैं। बड़ी चिंता ये भी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अब सुरक्षा बलों के अलावा निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। 9 जून को लश्कर-ए-तैयबा ने एक नागरिक बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हुए थे।
और आतंकियों का जम्मू पर फोकस ही क्यों है, उसके पीछे भी अब वजह समझिए। दरअसल धारा 370 हटने का असर अब साफ दिख रहा है। पाकिस्तान आतंकी समूह का ध्यान कश्मीर घाटी से हट रहा है, क्योंकि कश्मीर में सुरक्षा बल मजबूत पकड़ बनाए हुए है। पाकिस्तान और चीन को पता है कि मोदी सरकार कड़े फैसले लेती है और फोर्सेस को आतंकियों से निपटने के लिए फ्री हैंड देती है। अपनी इसी बौखलाहट के कारण आतंकियों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट हथियार देकर। इस बीच जम्मू के डोडा में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार अब सख्त मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात कर आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के साफ निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और सेना को आदेश दिया है कि जंगल में छिपे आतंकवादियों को सख्ती से बड़ा अभियान चलाकर कुचला जाए। इस हमले में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा दार्जिलिंग के रहने वाले थे। उनके पिता भी सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं। उनकी मां नीलिमा थापा ने बेटे के बलिदान पर गर्व व्यक्त किया है। वैसे इन सभी जवानों की ये शहादत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। दिल्ली के बुराड़ी में करीब 3 एकड़ में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर अब बड़ा विवाद हो गया है। शंकराचार्य सहित अनेक संतों ने इस निर्माण पर कड़ा ऐतराज किया है। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय में है और उसी नाम का मंदिर कहीं और बनाना हिंदू धर्म की धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करना है। वैसे इस मंदिर का शिलान्यास उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया है, मगर संतों के इस तरह खुलकर विरोध में सामने आने से वो भी सकपकाए हुए हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार का इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, आगे देखिए। दिल्ली में नया केदारनाथ, दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। उत्तराखंड में बवाल, लोगों की आस्था पर प्रहार। हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। बैकफुट पर धामी सरकार, जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। बात करने पर उत्तराखंड की वादियों के बीच बसा ये धाम नजर आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दिल्ली में भी केदारनाथ मंदिर बन रहा है। 10 जुलाई को ही जोर शोर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका भूमि पूजन भी कर दिया है। दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण होगा, जिसे 15 करोड़ का चंदा भी मिल चुका है, जो बिल्कुल उत्तराखंड की ही तर्ज पर केदारनाथ धाम की ही तरह बनेगा। लेकिन जरा रुकिए, इसे बनाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही संत महंतों को इसकी खबर लगी, सभी के विरोधी सुर तेज हो गए। तो ये अंगड़ाई है, आगे और है। मुख्यमंत्री तुम होश में हो। जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती है हमारी। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी है। पंडित पुरोहितों में गुस्सा है। पुरोहितों का कहना है कि मंदिर कहीं और बनाना ये तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है, साथ ही धामों के प्रति लोगों की आस्था पर भी प्रहार है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के इस बयान ने एक बार फिर केदारनाथ से सोना चोरी होने पर बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से 1.25 अरब रुपए का सोना गायब होने का दावा किया गया था। हालांकि ये बहस पुरानी है। पिछले साल भी मंदिर से सोना गायब होने की खबर सामने आई थी। केदारनाथ जी के गर्भगृह में चंद महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं,
1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। तीर्थ पुरोहित और 4 धाम पंचायत के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाए थे। केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने का घोटाला होने का दावा किया था। गायब हुए सोने की कीमत 1.25 अरब से ज्यादा बताई गई थी। मुंबई के व्यापारी ने इस सोने का दान किया था। गर्भगृह की दीवारों पर परत के रूप में ये सोना लगा था। हालांकि तब केदारनाथ मंदिर समिति ने इन आरोपों का खंडन किया था। जांच न होने पर एक बार फिर सोना चोरी होने की बात उठने लगी है और अब दिल्ली में मंदिर बनाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि ये सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको सरकार का भी पक्ष सुनाते हैं, जो धाम और मंदिर में अंतर बता रहे हैं। दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे। वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है। सुना आपने, दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है उसका उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत पूज्य धाम बन रहा है, बहुत एक ऐसा केंद्र बनेगा ये आने वाले समय में, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन के प्रसार के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में बनेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी धाम के स्वरूप में मंदिर का निर्माण किया जा रहा हो। 2015 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई के वसई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। 20 जनवरी 2024 की बात है, जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पता चला कि सैफई में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मंदिर उसे माना जाता है जहां देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और धाम उसे कहते हैं जहां देवी देवता का निवास होता है। तो ऐसे में भले ही देश के किसी कोने में केदारनाथ मंदिर बने, लेकिन भगवान शिव का धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ही कहलाएगा। दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर यूं तो एक धार्मिक मसला है, लेकिन राजनीतिक शह और मात के खेल ने इसे और बड़ा और विवादित बना दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए, तब से बीजेपी बैकफुट पे है और कांग्रेस खुद को सनातन धर्म के नए चैंपियन के रूप में पेश कर रही है। जबकि बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि मंदिर अनेक हो सकते हैं, धाम बल्कि एक ही रहेगा। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। हालांकि विरोध दिल्ली के केदारनाथ मंदिर का होते होते कहीं और भटक गया है और अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम में कथित तौर पर अरबों रुपए का सोना चोरी होने का मामला उठाया है, तो शासन प्रशासन जवाब देने की हालत में नहीं है। मगर मठ मंदिरों को लेकर चलने वाले विवाद न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, बल्कि साधु संतों और राजनेताओं के बीच होने वाली रस्साकसी को भी सामने ला देते हैं। इसलिए इन सारे विवादों से बचा जाना चाहिए। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की फोन टेपिंग हो रही है? यह आरोप आज कांग्रेस के नेताओं ने लगाया और कहा कि पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी का फोन हैक हो गया है। उनको एप्पल फोन से इसका नोटिफिकेशन भी मिला है। कांग्रेस के नेताओं ने आज भोपाल में साइबर पुलिस को इस मामले में दस्तावेज के साथ शिकायत भी की है और जिसकी जांच भी शुरू हो गई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में पेगासस की एंट्री, केंद्र के बाद अब राज्य में रैकी। हमेशा और जिस प्रकार का ये प्रपंच रचते हैं, अब अपने फोन को हैक होना बता रहे हैं। अब जब जानकारियां ही अगर प्रजातंत्र में किसी राजनीतिक पार्टी की लीक हो जाएगी तो उसकी प्लानिंग सारी बाहर होगी। पेगासस, ये शब्द अब केंद्र के बाद मध्य प्रदेश में भी सुनाई दे रहा है। वजह है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। उनका कहना है कि उनका मोबाइल हैक हुआ है। पार्टी नेताओं ने मामले की जांच के लिए भोपाल में साइबर सेल पुलिस को आवेदन दिया है। पार्टी नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि एप्पल कंपनी ने जीतू पटवारी को ईमेल भेजकर फोन टैपिंग की जानकारी दी है, तो वहीं अब सत्ता पक्ष इस आरोप को बेबुनियाद बता रहा है। आपका फोन में कोई स्पाई डला हुआ है और आपकी सारी जानकारियां लीक हो रही हैं।
अब जब जानकारियां ही अगर प्रचार तंत्र में किसी राजनीतिक पार्टी की लीक हो जाएगी तो उसकी प्लानिंग सारी बाहर होगी। हम उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से कि वो सख्त कार्रवाई करें, दोषियों को रिकॉग्नाइज करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। देखिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं के ही दिमाग हैक हो चुके हैं। जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं तो इस तरह की बौखलाहट हमेशा, और जिस प्रकार का ये प्रपंच रचते हैं, अब अपने फ़ोन को हैक होना बता रहे हैं। अरे भाई, किसने हैक किया? साइबर सेल जांच करेगा। आप आरोप पहले लगाने लगे। आपके ही नेता एक दूसरे की जासूसी करवा रहे हैं, आपकी कुर्सी खतरे में है। कोई कह रहा है कि जीतू पटवारी जी जाएंगे या कार्यकारिणी आएगी, ये पहला देखने में आएगा। अब ये आपसी गुटबाजी और आपसी लड़ाई में अब ये सुई जो जारी है, क्योंकि विदेशों में तो आपके नेताओं के संपर्क हैं। इस बहस में फंसने से पहले पेगासस क्या है और कब सुर्खियों में आया, ये भी जानना जरूरी है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली कंपनी NSO ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर से किसी के भी फोन की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। जीतू पटवारी ही नहीं, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने भी 11 जून को एप्पल से मैसेज मिलने की बात कही थी। पेगासस का ये बुखार 2021 से चला आ रहा है, जब राहुल गांधी ने उनके फोन में पेगासस होने का दावा किया था। सियासत तब तेज हुई जब उन्होंने इस बात को विदेश में उठाया था। Surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकार पर फोन टैपिंग या स्पाई करने का आरोप लगा हो। फोन टैपिंग की सियासत नेहरू सरकार से चली आ रही है। फोन टैपिंग का इतिहास देखें तो 2021 में मोदी सरकार पर आरोप लगा, 2006 में अमर सिंह ने यूपीए सरकार पर आरोप लगाया, 2010 में यूपीए पर फोन टैपिंग का आरोप लगा, 1991 में राजीव गांधी पर आरोप लगा, 1990 में चंद्रशेखर ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर आरोप लगाए, 1988 में रामकृष्ण हेगड़े पर आरोप लगा, 1962 में सरदार पटेल पर आरोप लगा। पेगासस या कोई भी फोन टैपिंग से बचना बेहद मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे इसका पता लगाया जा सकता है। स्पाई सॉफ्टवेयर के सिम्टम क्या हैं, ये भी आप जान लीजिए। फोन की बैटरी तेजी से ड्रेन होती है, डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, बगैर इजाजत के कैमरा चलना, मेमोरी अचानक से कम हो जाना। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप फोन टैपिंग से बच सकते हैं। टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें लूप होल्स निकालकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे आम जनता परेशान होती है। राजनीतिक गलियारों में भी एक बार फिर फोन टैपिंग की चर्चा तेज हो गई है। इसका गुनहगार कौन है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। लेकिन नेताओं के फोन से छेड़छाड़ कर जानकारी जुटाना देश दुनिया में सभी जगह होता है। इजराइल जैसे देश अनेक जासूसी उपकरण बनाकर दुनिया भर की सरकारों को बेचते हैं। हालांकि जीतू पटवारी के फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर डालकर हैक किया गया है या नहीं भी, ये तो साइबर जांच के बाद ही पता लगेगा। मगर कोई आपके फ़ोन से छेड़छाड़ करे तो आपको कैसे सतर्क रहना है, ये हमने आपको इस स्टोरी में आगे बता ही दिया है। इन दिनों देश का शेयर मार्केट रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज भी मार्केट में रिकॉर्ड उछाल आया और निवेशकों के चेहरों को खुशी से प्रफुल्लित कर गया। केंद्रीय बजट के पहले मार्केट की उछाल आश्वस्त कर रही है कि देश की अर्थव्यवस्था पर देशी विदेशी निवेशकों का भरोसा बरकरार है या और बढ़ता जा रहा है। मार्केट की इस बढ़त के पीछे क्या है राज, देखिए इस रिपोर्ट में। शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस समय मार्केट अपने दौर की सबसे बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज भी शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,898 और निफ्टी ने 24,661 का हाई बनाया। इसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 51 अंक की तेजी से बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 26 अंक की तेजी रही। आज के बाजार में एफएमसीजी, रियल एस्टेट, आईटी सेक्टर में बढ़त देखी गई।
जबकि बैंकिंग, मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर आज बिकवाली के दबाव में दिखे। अब ये भी जान लीजिए कि कौन से शेयर टॉप गेनर और कौन से टॉप लूजर रहे। शेयर बाजार में ONGC में 15.90 रुपए की बढ़ोतरी हुई। SBI लाइफ के शेयर में 46.15 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं श्रीराम फाइनेंस के शेयर में 80.60 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं LT माइंडेटरी के शेयर की बात करें तो इसके शेयर में 90.65 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। एशियन पेंट्स के शेयर में भी 40.15 रुपए की गिरावट हुई, तो वहीं ग्रासिम के शेयर में 37.80 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। मार्केट लगातार तीसरे दिन तेजी पर है। इसके पीछे कई वजहें हैं। कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी करने के सीजन के बीच इंडेक्स में हैवी वेटेज रखने वाली चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार को आज मदद मिली है। ठोस इकोनॉमिक ग्रोथ, US फेड रेट में कटौती की उम्मीद और हेल्दी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और केंद्र में राजनीतिक स्थिरता भी मार्केट सेंटिमेंट को मजबूत करती है। एक्चुअल में जो मोदी 3.0 है तो कहीं ना कहीं निवेशकों का भरोसा गवर्नमेंट में है और उसकी वजह से ही जब एक गवर्नमेंट वापस से आती है और तीसरी बार भी मजबूती से आती है तो निवेशकों का भरोसा उसमें रहता है। उसका नतीजा है मार्केट बढ़ रहा है और अच्छे से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई भी बड़ी उथल पुथल ग्लोबल मार्केट में नहीं होती है तो ये बढ़त बनी रहनी चाहिए। किसी भी निवेश पर 10% से अधिक रिटर्न को अच्छा समझा जाता है, लेकिन साल 2024 की पहली छमाही में निफ्टी निवेशकों को 20% का मुनाफा दे चुका है। पिछले साल यह आंकड़ा 10.4% था। इस लिहाज से ये साल शेयर मार्केट भारतीय शेयरों के साथ बूम पर रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे बाजार के जानकारों का दावा है कि बजट तक बाजार में तेजी बरकरार रहेगी। इसी तेजी का फायदा उठाने आने वाले दिनों में बाजार में कुछ बड़े बड़े IPO भी आने वाले हैं, तो तैयार रहिए बाजार की इस रिकॉर्ड तेजी का फायदा उठाने के लिए। जानकार दावा कर रहे हैं कि साल के अंत तक बाजार का सेंसेक्स 1 लाख के अंक को छू जाएगा। इसलिए बाजार में बहार है और इन्वेस्टर गुलजार है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में टाइगर की मौतें थम नहीं रहीं। बाघों के आपसी संघर्ष में जंगल में मौतें तो सुनी थी, मगर ट्रेन से कटकर भी अब बाघ जान गंवा रहे हैं। ये सब बहुत दुखद है। भोपाल के पास बुधनी के मिडघाट पर जब 3 शावक ट्रेन की चपेट में आए तो उनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, मगर बाकी 2 घायल बाघों को जिला प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन से जाकर रेस्क्यू कर उनको बचाया। घायल बाघों को जब भोपाल लाया गया तो मौके पर हमारे संवाददाता विवेक पांडे भी मौजूद थे। देखिए उनकी पूरी रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश है जिसे टाइगर स्टेट का तमगा मिला है और इस तमगे को बरकरार रखने के लिए प्रशासन जी जान लगा रहा है। बीते दिन सीहोर के बुधनी मिडघाट पर ट्रेन की टक्कर में एक बाघ की मौत हुई थी और 2 बाघ घायल हुए थे। अब वन विभाग की टीम ने उनका रेस्क्यू कर इलाज करने की ठानी। इसके लिए रेलवे की मदद ली गई। सीहोर कलेक्टर ने इसका पूरा जिम्मा उठाया और घायल शावकों के लिए एक डिब्बे की स्पेशल ट्रेन भी चलाई, जिसके जरिए घायल शावकों को इलाज के लिए भोपाल लाया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि जब टाइगर के रेस्क्यू में रेलवे का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मिडघाट में कल ही ये टाइगर के शावक रन ओवर हुए थे ट्रेन से। अब उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लेकर आया जा रहा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर और डॉक्टर्स 2 शावकों को फिलहाल रेस्क्यू करके लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वही शावक है जो कल मिडघाट बुधनी में रन ओवर हुए थे। रेलवे के साथ फॉरेस्ट के सामने चुनौती थी कि उस घाट के पास कैसे उन्हें रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि वहाँ एक बाघिन का मूवमेंट था। उस बाघिन के मूवमेंट को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला किया वन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए कि इनको रेलवे के जरिए रेस्क्यू किया जाए। दोनों घायल शावकों को बुधनी से भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लाया गया। अब शावकों का भोपाल में इलाज होगा। दरअसल राजधानी से 60 किलोमीटर दूर बुधनी मिडघाट रेलवे ट्रैक पर एक नर शावक की मौत हुई थी। घायल शावकों के इलाज के लिए भोपाल से डॉक्टर्स की टीम बुधनी पहुंची थी। टीम इलाज की तैयारी कर रही थी, तभी देर शाम एक बाघिन आ गई। ऐसे में डॉक्टर और वन विभाग की टीम को भागना पड़ा। बाघिन रात भर शावकों के पास बैठी रही थी। 10 साढ़े 10 बजे हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ट्रेन से कटकर मतलब टाइगर की मौत हो गई है बुधनी घाट में। तो हमारे वन परिक्षेत्र बुधनी अंतर्गत बीट भीमखेड़ा कक्षा क्रमांक 628 में मृत शावक और 2
घायल अवस्था में पड़े हुए मिले हुए थे और हमने रेस्क्यू टीम वन विहार को सूचना दी है कि हमारी ऐसी घटना हो गई है, आपको रेस्क्यू करना आना है। तो पूरी टीम रेस्क्यू के साथ यहाँ पे मौके पर पहुँचे। 2 कर्मचारी रात भर शावकों पर बनाए रहे। जिस बाघ की मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा और उनकी टीम ने बुधनी डिपो में किया। इसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस मशक्कत के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश ने ये साबित कर दिया है कि क्यों प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। प्रदेश को सबसे पहले 2006 में टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, फिर 2018 और 2022 में लगातार 2 बार टाइगर स्टेट बना। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश बाघों की मौत के आंकड़ों में भी अव्वल रहा है। ऐसे में अब प्रशासन बाघों की सुरक्षा को लेकर काफी जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मिडघाट से घायल बाघ शावकों का बचाव करना आसान जरा भी नहीं था। पूरे वक्त बाघिन का खतरा वहां बना रहा। फिलहाल घायल बाघों का भोपाल के वन विहार में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों बाघ शावकों को कमर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। वैसे टाइगर स्टेट में 6 महीने में 24 बाघों की जान गई है और ये सब बहुत दुखद है। कभी कभी छोटी छोटी लापरवाही जानलेवा भी हो जाती हैं। बात हम रायपुर की कर रहे हैं, जहां शहर के अनेक हिस्सों में ट्रांसफार्मर के पैनल खुले होकर बारिश के इस मौसम में किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने पूरे शहर में घूम घूम कर ये रिपोर्ट तैयार की है। देखिए इसे। हुआ है ना, होता भी कल जैसे कि धुआं मार रहा था बार बार। हादसों को दस्तक देती लापरवाही की इन तस्वीरों को देखिए। बरसात के मौसम में राजधानी रायपुर में बिजली के खुले पैनल बॉक्स बड़ी घटना को दस्तक दे रहे हैं। विस्तार न्यूज के कैमरे पर कैद रायपुर बिजली विभाग की लापरवाही की इन तस्वीरों को देखिए। बरसात के मौसम में बिजली के पैनल बॉक्स खुले हुए हैं, ढक्कन गायब है। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन बिजली विभाग है कि तमाम जिम्मेदारों को मानसून का लुत्फ उठाने से फुर्सत ही नहीं। जागृति नगर, लोधीपारा, देवेंद्र नगर, भनपुरी और सिमरन टावर, हर इलाके में लापरवाही की तस्वीर एक जैसी ही है। सामाजिक तत्व लोग तोड़ भी देते हैं, कभी हवा हुआ खुल जाता है, तो उस जैसी जानकारी आता है उसको रिपेयर तो करते हैं, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर बदला भी जाता है। और संज्ञान में लाए हैं, तब अगर आपके जानकारी में होगा स्पेसिफिक तो जानकारी दीजिए, अपन ठीक करवाते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही से हर साल हजारों आम निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। बिजली का झटका लगने से देश में हर दिन 34 लोगों की मौत होती है। पिछले 10 सालों में लगभग 1 लाख लोगों ने बिजली के झटके लगने के कारण अपनी जान गंवाई है। हर साल 11,000 मौतें सिर्फ बिजली के झटके से होती है। 2022 में यह आंकड़ा 12,492 के पार पहुंच गया था। ऐसे में शहर में ट्रांसफार्मर के खुले पैनल हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। रायपुर में कई इलाकों और चौक चौराहों पर पैनल बॉक्स खुले पड़े हैं, वहीं कुछ के दरवाजे भी टूटे हुए हैं। खुले होने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इन पर किसी अधिकारी की नजर नहीं है, मगर लापरवाही का आलम देखिए। अब तक ना तो इन्हें ठीक कराया गया और ना ही टूटे हुए दरवाजों को बदला गया है। वैसे तो विद्युत विभाग बिजली चोरी करने के लिए हर रोज चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा को लेकर विद्युत विभाग लापरवाह नजर आता है। और कभी कुछ घटना सकता है ना, बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि मेन है बच्चे यहाँ पर पड़ोसी सब बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे सब रहते हैं। यानी कि हुआ है ना, होता भी कल जैसे कि धुआं मार रहा था बार बार। कल धुआं मार रहा था बारिश की वजह से, हम लोग भगते हैं यहाँ से। रायपुर में गली गली खुले बिजली के पैनल बॉक्स से मौत झांक रही है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में कई जगहों पर बिजली बॉक्स खुले होने से मौतों का आंकड़ा सामने आया था। इस लापरवाही से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी खतरा है, क्योंकि कई जगह ट्रांसफार्मर के पास गाय भी बैठी रहती हैं। अब उम्मीद तो यही है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद विद्युत विभाग की आंखें खुलेंगी और व्यवस्थागत कमियों को दूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बारिश के दिनों में लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि बारिश में हमेशा करंट फैलने का डर बना रहता है। उम्मीद है प्रशासन इन खुले ट्रांसफार्मरों के पैनलों को लगाकर शहर के जानवर और जनता को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। तो चलिए आज द इटा शो में फिलहाल इतना ही।